एसएससी स्टेनो 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए अब बस लास्ट 15 डेज़ बचे हैं एग्ज़ाम में, आपके सीबीटी एग्ज़ाम में, जो कि आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ होने वाला है, क्योंकि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो इसी सीबीटी एग्ज़ाम से बनती है। वो आपका एक दिन जो है वो आपके आने वाले कई सालों को निर्धारित कर सकता है कि आपके आने वाले कई साल कैसे दिखेंगे। तो कई विद्यार्थियों को इसमें बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें उनकी पढ़ाई के साथ हो रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें उनके मानसिक तौर पर हो रही हैं कि परिवार का बहुत ज़्यादा दबाव है, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। वो एक जज़्बा, वो एक कुछ कर गुज़रने वाली जो आग है वो किसी तरीके से बुझी बुझी सी कभी जल जाती है, कभी बुझ जाती है। काफ़ी सारी विपरीत स्थितियां हैं आपके साथ, और मुझे ये भी पता है कि आप में से हर कोई इंसान अपनी हर अलग अलग परेशानियों से, अपनी दुविधाओं से लड़ रहा है, अपनी एक निजी ज़िंदगी में एक जंग लड़ रहा है। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसे कोई नकली मोटिवेशन या फिर ऑप्टिमिज़म नहीं बेचने वाला हूँ। मैं आपको एज़ अ भाई, एज़ अ वेल विशर, जो मैंने अपने आप के लिए वो बातें अपने आप को रिमाइंड करवाता था, बस वही बातें मैं अपने आप को, जो मैं 1 साल पहले था, उससे कर रहा हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो यार आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि यार दिन बहुत कम बचे हैं, अब क्या करें, मेरे मॉक्स में मार्क्स बहुत ज़्यादा घट रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक पकड़ेंगे, जो जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, जो कि मैंने आपके कमेंट्स में देखे, तो सबकी बात करेंगे। ओके, तो दिस वीडियो कैन बी अ लिटिल लॉन्गर, बट जो भी आपका टॉपिक है, आपको जो जानना है, आप वो देख के बंद कर सकते हैं, बिकॉज नाउ आपका टाइम बहुत लिमिटेड है। तो प्लीज़ वेस्ट मत कीजिए। मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि रात को अगर आपको थोड़ा सा लगे कि यार आप अकेले हो इस जर्नी में, तो मैं आपको बता दूँ कि यार आपको एक पॉजिटिव लाइट दिखाने के लिए, आपको एक बेहतर चीज़ें बताने के लिए, और आपको बताने के लिए कि आपने जो मेहनत करी है वो कितनी अच्छी है, कितनी सही डायरेक्शन में जा रही है, वो आपको रियलाइज़ कराने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, लेस मार्क्स इन मॉक्स, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, फैमिली प्रेशर है, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। ओके, नाउ some of you may सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम कि भाई घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, या फिर बहुत सारी जो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स चलती है ना, कि भाई अभी माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रखा है, नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और एक हो सकती है आपकी स्टडी से रिलेटेड कि यार पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको किसी में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम पहले स्टडीज़ वाला करते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ है वो डायरेक्टली आपका इम्पैक्ट करेगी आपके एग्ज़ाम में। वो चीज़ अगर आप यहाँ पर बेहतर करके जाओगे तो सीधा साधा असर आपका एग्ज़ाम में पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आपके अभी मार्क्स कम बन रहे हैं, वट एवर यू आर स्कोरिंग, आपके 120 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप जो भी अपना मॉक वगैरह दे रहे हो, उसमें आप ये देखो कि यार सबसे ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ पर है, आपका कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप आराम से अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो वहाँ पर आपका जल्दी रिजल्ट आएगा। 80-20 जो प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं कि आप 20% मेहनत में 80% रिजल्ट अचीव कर सकते हो। तो आपका वो ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर आप कम मेहनत में जल्दी आउटपुट निकाल सको। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वो डिस्कवर करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम वो एरिया को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें जल्दी से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। हम कई बार छोटी छोटी चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू कि भाई प्लीज़ मेक श्योर आपकी इंग्लिश और रीजनिंग काफ़ी अच्छी हो, उसके बाद आप जीके पर मूव करें। अब क्या होता है कि यार आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको जीके में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग जगह पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट की अलग प्रॉब्लम होती है और उसका अलग सॉल्यूशन होता है। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस लगेगी, आपको रीजनिंग में ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यार आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। इंग्लिश में वोकैब में या फिर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में वहाँ पर आपकी गलती हो रही है, आप उसके ज़्यादा मार्क्स लगाओ। और अभी के टाइम में आपको जो चीज़ करनी है वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर पे रहना है, आपको उस पर स्टिक करना है, और जितने ज़्यादा हो सके आपको प्रीवियस ईयर देने हैं, सेक्शनल देने हैं, फुल देने हैं, वो आपकी मर्जी है। CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, मैं तो पर्टिकुलरली इन चारों के दे रहा हूँ। एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो कि भाई आप भी प्लीज़
इन चारों के ज़रूर दीजिए, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी वो हो जाए, मतलब डाइवर्सिटी हो जाए, आपको हर जगह का एक आइडिया मिल जाए कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर कोई भी मुश्किल आसान कोई भी सेट आता है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट विद अपना ईज़, ठीक है। सो जीके की जो है वो उसमें आपको अपने नोट्स वगैरह रिवाइज करने हैं। तो आपको जो पर्टिकुलर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको खुद बैठ के उस चीज़ को ठंडे दिमाग से उसका सॉल्यूशन देखना है। अब कहने को तो बातें बहुत सिंपल है, आपको इवन आपको ये बातें खुद पता होंगी, बट वो होता है ना कि आपको किसी और के मुँह से सुनना होता है, आप वो चीज़ों को जानकर भी अनदेखा कर देते हो। तो मैं आपको कहूँगा कि यार अगर आपको इंग्लिश में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो प्लीज़ एक बारी अपना वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्लीज़ उसको डेली रिवाइज़ करते रहिए। जो भी आपका एक बन गए होंगे नोट्स वगैरह बन गए होंगे, वोकैबुलरी डेली रिवाइज़ कीजिए। जो आप नए मॉक्स दे रहे हैं उसमें जो वोकैबुलरी मिल रही है उसको नोट कीजिए, ठीक है। और जो ग्रामर है उसको बीच में हफ्ते टू हफ्ते उसको भी एक बार रिवाइज़ कीजिए, जिससे कि आपका वो ब्रशअप रहेगा कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जीके में क्या है, जीके को हम लास्ट में पकड़ते पहले रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग का जो एक सीधा साधा गुरु मंत्र है, आपके प्रीवियस ईयर है जो भी एग्जाम के, बस प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा आप रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप रीजनिंग सॉल्व करेंगे, उतनी जल्दी आपको जो ट्रिक्स है जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएंगे, और उतनी जल्दी आप वहाँ पर पेपर में उसको क्रैक कर लेंगे। जीके का ये है, आपके पास कोई भी नोट्स हैं जो आप जिससे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, परमार सर के, किसी और टीचर के, कोई बुक है, बस उसकी रिपीटेड आप रिवीजन करते रहिए एंड अगेन उसके आप टेस्ट लगाइए। मेरे को इतने सारे अलग अलग कमेंट्स आते हैं कि भाई क्या करें। भाई प्रैक्टिस से बेटर कोई बेटर सजेशन है ही नहीं। प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसा टूल है, कह सकते हैं आप, जिससे कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक आ रही है, सिली मिस्टेक्स, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मैं एनालाइज भी कर रहा हूँ, फिर भी सिली मिस्टेक्स हो रही है। यार सिली मिस्टेक्स यार मेरी अभी भी हो रही है, मैं 3 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं पिछले एग्ज़ाम में 174 नंबर लाया हूँ, स्टिल आई एम डूइंग सिली मिस्टेक्स, आई एम मेकिंग सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये इनएविटेबल है, ये आपकी होगी। आप क्या चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि आप जब मॉक दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाइए, अपनी अप्रोच को थोड़ा सा और देखिए कि आप एक थर्ड पर्सन व्यू से देखिए कि आपकी अप्रोच क्या रही है। उसके बाद आप पीछे जब आप उसको मॉक को एनालाइज करें, तब आप ये सोचें कि जो मैंने गलत करा उस टाइम पे मेरी क्या अप्रोच थी। आप सिली मिस्टेक्स को कम ज़रूर कर सकते हैं थोड़ा सा ध्यान लगा के, बट सिली मिस्टेक्स होंगी, और जो आपकी गलतियाँ होंगी आपको लगेगा बाद में कि यार ये तो मैं सही कर सकता था, ये सिली मिस्टेक में काउंट होगी मेरी, ठीक है। बट ऐसे कई बार बहुत सारी सिचुएशन आती है जब आप पेपर में बैठते हो तो वो क्वेश्चन आपको आते नहीं है, या तो आप उसमें प्योर इंट्यूशन पे जाते हो, या फिर आपका मतलब कुछ वो उसमें रहता है कि आप उसमें श्योरिटी नहीं रहती हो, और कई क्वेश्चंस होते हैं ऐसे आपके सही हो जाते हैं, वो आपको लगता है कि वो तो आपको आते ही था, जो गलत हो जाता है आपको लगता है वो आपकी सिली मिस्टेक हो गई है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, इट इज़ पार्ट ऑफ योर आपका जो प्रिपरेटरी आपका जो भी चल रहा है एग्ज़ाम देने का, मॉक देने का, वो उसका पार्ट है, और ये चीज़ें आपके साथ होंगी। तो इससे प्लीज़ डोंट लेट इट बॉदर योर माइंड सेट, डोंट लेट इट बॉदर यू कि भाई आपकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड में चली जाए, ठीक है। और जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस डिक्लाइन की, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं पिछले साल जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैंने फर्स्ट मॉक दिया था टेक्स्ट बुक का, और ये मैं प्रॉपर टेक्स्ट बुक वाले मॉक की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे 159 आए थे, देन मैंने नेक्स्ट दिया था शायद मेरे 156 आए थे, और जब मैंने लास्ट दिया था ना उसमें मेरे 138 आए थे। तो आप सोच सकते हैं 160 से 138 आए थे, बट क्योंकि मैं उसको इतने ज़्यादा सीरियसली अपने दिमाग पे नहीं हावी होने दे रहा था, मैंने उसको जब पेपर देने जा रहा था एकदम इग्नोर सा कर दिया। अगर मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में होता कि मेरे 138 आए थे लास्ट मॉक में, तो डेफिनेटली वो मेरी जो वहाँ पर परफॉर्मेंस हुई थी उसको हैम्पर ज़रूर करती है। बट क्योंकि मैंने उसको इतना तवज्जो नहीं दिया, तो उसका जो असर है नेगेटिव, जो प्रभाव उसका मेरे ऊपर पड़ सकता था वो नहीं पड़ा। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके मॉक्स में मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, अगर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं फ्रॉम योर साइड, आपको उस पर फोकस करना चाहिए, रेदर देन थिंकिंग कि भाई मैं इसमें मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि अब मैं क्या करूँ। आपको पता है आपको क्या करना है, बट क्योंकि वो चीज़ एकदम से आपका असर दिखाना स्टार्ट नहीं करेगी। जैसे मैंने अभी आपको चीज़ बताई, आप ये चीज़ को फॉलो करोगे तो हो सकता है ये अगले 2 दिन में असर ना दिखाए, बट अगर आप इसको कंटिन्यूसली करते रहोगे तो डेफिनेटली इट विल शो यू द इम्प्रूवमेंट्स जो आप देखना चाहते हो आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 12 डेज। हो सकता है आपको एग्जाम से एक दिन पहले वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार हाँ मैंने जो इतनी मेहनत करी, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि अब भाई मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गई है और नाउ आई एम कॉन्फिडेंट फॉर द एग्ज़ाम। तो ये बात होगी सारी स्टडी से रिलेटेड। जो भी चीज़ें आपके हाथ में है उनको बिल्कुल एकदम ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना है
और उसके बाद उनके ऊपर काम करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट योर मेंटल प्रेशर और जितना भी आप इस एक लोड जो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा है कि यार आई नीड टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, मेरे को सबसे पहले अपना CBT फोड़ना है, उसके बाद मेरे को स्किल के लिए प्रिपेयर करना है, एंड देन देयर इज़ ऑल्सो सर्टिनिटी कि आपने अच्छा स्कोर भी करा है पर स्किल का लेवल क्या आ जाए। मतलब देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है कि नहीं है। और इस सारी कांस्टेंट जो आपके दिमाग में क्योस चल रहा है उसके साथ साथ और भी चीज़ आती है, जैसे कि कितना कंपटीशन बढ़ रहा है, इस साल कितनी ज़्यादा कट ऑफ चली गई। इसमें तो आप शुक्रिया मना सकते हैं भगवान का कि वैकेंसीज बढ़ गई हैं। अगर वैकेंसीज नहीं बढ़ती तो आपके दिमाग में वो भी एक फैक्टर रहता है कि यार वैकेंसीज इतनी कम है, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, मेरा तो सिलेक्शन इम्पॉसिबल है ना। न्यू वेंडर है, एग्ज़ाम प्रीपोन हो गया, ठीक है। उसके बाद घर में अलग अलग समस्या सबकी अलग अलग चलती हैं। और उसके बाद आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे कि भाई जिन्होंने जस्ट मिस करा होगा 2024 की मेरिट लिस्ट को। तो यार मतलब मैं आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से बता सकता हूँ फ्रॉम माय जर्नी कि यार 2023 में जो एग्ज़ाम था 2023 का, उसका 2024 8 फरवरी को रिजल्ट आया था, मेरे को अभी भी याद है। और मेरे मार्क्स जो थे वो DOPT कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे, जिससे कि मेरे को ग्रेड D दिल्ली मिल सकता था। और उस टाइम मेरा कॉलेज चल रहा था, जून में वो ख़त्म होना था, लास्ट सेमेस्टर जून में एग्ज़ाम थे उसके। तो अगर मैं वो 8 फरवरी को मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव होता, जो कि मेरा जस्ट 0.7% उससे परसेंट मिस्टेक से मेरा रह गया था ग्रेड D का स्किल टेस्ट। और उस टाइम पे इतनी सारी चीज़ें अपोजिट चली गई थी। मेरा लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम था, जब मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम था, जब मेरा स्किल टेस्ट था, वो दोनों बहुत क्लैश कर रहे थे। मतलब मेरा लास्ट जो एग्ज़ाम था वो शायद 1-2 जनवरी को ख़त्म हुआ था और हमारा स्किल टेस्ट शायद 3-4 को था, ठीक है। उसके बाद 10 दिन पहले एवेल्यूशन मेथड जो है वो रिवाइज़ हुआ था, और उस टाइम पे सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी। स्किल टेस्ट भी बहुत जल्दी हो गया था, शायद आई थिंक अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था और 3-4 जनवरी को पेपर भी हो गया था। तो मतलब मोटा मोटा 2 महीने मिले थे। तो आप देख सकते हैं कि यार 2.5 महीने मिले थे, सॉरी नहीं, हाँ 2.5 महीने मिले थे ना, 2.5 महीने मिले थे। तो आप देख सकते हैं कि यार मैं उस टाइम पे एकदम ऐसा सा हो गया था यार कि नहीं यार, मतलब सब अपोजिट जा रहा था, मैं फिर भी मैंने उस सारी सिचुएशन से लड़कर अपना सब बेस्ट दिया। उसके बाद भी मैं थोड़े से उससे रह गया। और वो चीज़ को आप देखो कि 1.5 साल लगभग हो गया जब अब फाइनल रिजल्ट आया, एंड नाउ आई हैव गॉट ग्रेड D दिल्ली, ठीक है। तो अगर वो चीज़ मेरे को 1.5 साल पहले मिल जाती तो कितना बेटर रहता, मेरे प्रमोशनल एस्पेक्ट में मेरे दिमाग में कितनी शांति रहती है, एंड हो सकता है मैं इससे भी बेटर परफॉर्म करता अगर मैं 2024 में एक माइंड सेट से जाता कि भाई मेरे को C चाहिए। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। और सारी बात का बेसिकली सार यही है कि कई बार जो चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं मिल पाती, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान लो। हो सकता है आपको आपके लिए आगे और जो चीज़ है वो बहुत बेहतर लिखी हुई है। अब कहने को तो मैं इस साल भी किसी ना किसी मार्जिन से 0.2 मार्क्स से रह गया था फॉर ग्रेड C दिल्ली, जो कि कितना आप समझ सकते हैं प्रमोशनल एस्पेक्ट में और सैलरी एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यू नो स्टिल आई एम गोइंग विद दिस माइंडसेट कि भाई अपना बेस्ट देना है। और कुछ टारगेट स्कोर वाली चीज़ अगेन मैं अब बिल्कुल एकदम वो कम्प्लीटली कट ऑफ कर रहा हूँ। अपना प्रिपरेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, बेस्ट क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अपनी साइड से मैं कितना बेस्ट दे सकता हूँ, मैं कैसे माइंडसेट लेकर जा सकता हूँ, क्या अपनी तरफ से बेस्ट कर सकता हूँ, उस पर कंप्लीट फोकस है। तो इस चीज़ को आपको एलिमिनेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा माइंडसेट रखना, अच्छी बातें सोचना, और इन चीज़ों के बारे में ना सोच के ये सोचना कि भाई मैंने बहुत मेहनत करी है एंड आई जेन्युइनली आई ट्रूली डिज़र्व दिस थिंग, और अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, ठीक है। लास्ट 15 days आर लेफ्ट फॉर योर CBT एग्जामिनेशन SSC स्टैंडर्ड 2025। कौन से मॉक्स दे, ओनली प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपको कहीं भटकना नहीं है। CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, मैं खुद ये सारे दे रहा हूँ, मैं इसके अलावा और कोई नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश के सेक्शनल दीजिए, रीजनिंग के सेक्शनल दीजिए, फुल नहीं देने, मैंने आपको सेक्शनल देने के लिए बोला, ठीक है। फुल मत देना क्योंकि बाकी तीनों एग्जाम में आपको मैच भी देखने मिलेगी। सेक्शनल दीजिए, इंग्लिश के दीजिए, रीजनिंग के दीजिए, GK के दीजिए। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होगी, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आएंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है, इस तरीके से भी पूछे जा रहे हैं। क्योंकि हर बार ये नहीं होता कि एक वर्ड दे दिया तो कोई उसका एग्जैक्ट मतलब ऑप्शंस में होगा। कई बार उसके आसपास मिलने वाले वर्ड का मतलब होता है, कई बार 2 सिमिलर वर्ड्स होते हैं बट एक का मतलब ज़्यादा बनता है। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम के हिसाब से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है।
तो प्लीज़ मॉक्स में प्रीवियस ईयर ही दीजिए। आपके पास जितना भी समय बचा है, जितना हो सके प्रीवियस ईयर देने में और उनको अपनी गलतियों को देखने में, और लास्ट मोमेंट जो आपको वो नई वोकैब मिल रही है थ्रू प्रीवियस ईयर, उसको देखने में अपना समय निकालिए, ठीक है। ये सारे आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। अगेन ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं जैसे करता हूँ वैसे आपको बता रहा हूँ। रिवीजन जो आपके पुराने नोट्स हैं उसी से कीजिए। प्लीज़ डू नॉट फॉल इनटू दिस टाइप कि भाई अब लास्ट टाइम में नई नई चीज़ों पे फोकस करना, फिर नई नई स्ट्रैटेजीज फॉलो करना। प्लीज़ डोंट डू दैट। लास्ट टाइम इज़ फॉर योर आपका कितना माइंडसेट अच्छा रहता है, आप कितनी मेंटल पीस में रहते हैं। जो बंदा वहाँ पर शांति से बैठ के एग्ज़ाम देगा वो डेफिनेटली उस बच्चे से ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम करेगा जिसकी नॉलेज भी हो सकता है उससे बेटर हो, बट वो डरा हुआ है। तो एग्ज़ाम डे पे नॉलेज से ज़्यादा आपका टेम्परामेंट जो है वो मैटर करता है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो रीजनिंग के हो, जीके के हो, इंग्लिश के हो, वो आपको असर अभी नहीं दिखाएगा, वो आपको शायद 10 दिन बाद नहीं दिखाएगा, पर वो आपको इवेंचुअली आपको रियलाइज़ होगा कि भाई जो आपने प्रैक्टिस करी थी, जितने भी आपने क्वेश्चन लगाए थे, जितने 1000, 1500, 2000 जितने भी आप क्वेश्चन लगाओगे, अभी वो आपको एक बहुत ज़्यादा मोनोटोनस लगेगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा, टेडियस वर्क लगेगा, बट when you will be able to complete those previous years and when you will appear for your CBT एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप उस सेरेनिटी को, उस कामनेस को आप फील कर पाओगे, जब आप पेपर के टाइम पे बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को विद इन टाइम सॉल्व कर पाओगे। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि यार हाउ आर यू एबल टू डू दिस पेपर विद इन द टाइम पीरियड। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यही लग जाए, सोचने में लग जाता है कि भाई जल्दी से जल्दी कैसे करें। हमारी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि भाई पेपर टाइमली कैसे पूरा करें, और आप इतनी जल्दी करके बैठे हो। तो उसका आंसर ये है कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से करे, दैट इज़ वाई आई एम एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन विद इन द टाइम लिमिट, ठीक है। एंड ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू रिमेंबर कि जब मैंने वो 174 वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सबसे पहले जिक्र करा था माइंडसेट का। तो भाई अब देखो कि क्या आपको माइंडसेट रखना है। 3 लाख बच्चे 3.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो इतने बच्चे एग्ज़ाम देते नहीं हैं, देते हैं आपके 2 लाख, आप मोटा मोटा पकड़ लो, ठीक है। 2 लाख अगर बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सब सीरियस नहीं होते। उसमें से आप समझ लो कि भाई 50-60 हज़ार बच्चे हैं जो सीरियस हैं। उसके बाद भाई आपको उन बच्चों से अगर कम्पीट करना है 50-60 हज़ार बच्चों से, उसमें भी आपको कितने टॉप कितना 20 हज़ार बच्चों में आना है अगर आपको ऊपर आना है तो यार आपको अगर 20 हज़ार बच्चों में आना है तो आपको कितना लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो सोचना है। आप एक ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, तो आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को टॉप 20 में आना है, 20,000 में आना है। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि भाई जब आप एग्ज़ाम देने जाओ ना, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में हो, तो आपको जितनी भी भीड़ दिख रही हो, आपको दिख रहा हो कि भाई मैं इनमें से सबसे बेस्ट हूँ और मैं इन सबसे बेहतर नंबर लेकर आऊँगा। और ये ना मतलब आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में सब कुछ चल रहा है। आप बहुत कामली अपना एग्ज़ाम सेंटर में अपना जा रहे हो, अपने सीट की तरफ जा रहे हो, बट आपके दिमाग में जो चल रहा है ना वो एक फीलिंग है कि यार मैं हूँ जो हूँ, जो होता है ना यार। लाइक स्पोर्ट्स अगर आप लोग फॉलो करते होंगे तो यार लाइक मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि यार हमारे देश में 130 करोड़ हमारी आबादी है हमारे देश की, उसमें क्रिकेट सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। मतलब हर बच्चा चाहता है कि हम क्रिकेटर बने। उसमें से टॉप 15 जो लोग होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, और उसमें से कुछ गिने चुने 1-2 लोग होते हैं जो कि 15-17 साल तक सस्टेन कर पाते हैं, उस पोजीशन पे खेल पाते हैं, उस लेवल का अपना गेम रख पाते हैं, ठीक है। तो यार आप अपने हीरोज़ को याद करो, अपने आइडल्स को याद करो, जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स में या फिर किसी भी फील्ड में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहे हैं, कि यार दे आर वन ऑफ द बेस्ट, दे आर अमंग्स द टॉप पीपल इन दिस वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वो लोग हैं। तो यार क्या माइंडसेट होता होगा कि भाई इतने सारे कंपटीशन में भी वो नंबर 1 है और इतने सालों से उस पोजीशन को वो बनाए रखे हैं। तो भाई माइंडसेट, इंस्पिरेशन, ये सारी आप अपने आसपास से जब महसूस करते हो ना, जब आपको लगता है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरा जो हार्ड वर्क है वो मेरे माइंडसेट से, मेरे बिलीफ सिस्टम से अलाइन करता है, तो उस टाइम पे जो आप वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हो ना, आप एक वॉरियर होते हो। और मैंने तो जैसे मतलब कुछ 2-3 किताबें पढ़ रखी है, उसकी 2-3 कविताएं जो हैं पर्टिकुलरली मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। जब भी मैं लो फील करता हूँ या जब भी मेरे को लगता है कि यार कि चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसे मैं चाहता हूँ, तो रश्मि रथी एक किताब है, हमारे राष्ट्रकवि रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं।
ठीक है। और आगे मतलब ऐसी लाइन है कि क्षण भी ना उफ कहते हैं, हर संकट का गहन न सहते हैं, मतलब ऐसे करके आगे लाइनें हैं। एंड दोज लाइन्स आर रियली ब्यूटीफुल। और जब भी मैं ऐसे लो फील करता हूँ ना, मैं सोचता हूँ यार कि आई एम दैट 1% माइंड सेट पर्सन, आई एम दैट 1% एलीट एथलीट जो कि उस माइंड सेट उस लेवल पे खेलने जा रहा है। आप बेस्ट लोगों के साथ खेलने जा रहे हो तो आपको उनसे भी बेस्ट होना पड़ेगा, उनसे भी बेहतर होना पड़ेगा, बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो भाई अपने आप को इस तरीके से बिल्ड करो, अपना माइंडसेट इस तरीके से बिल्ड करो कि व्हेन यू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप नंबर वन। जैसे मतलब वो शाहरुख खान का है ना कि यार जिस वो उनके 2-3 इंटरव्यूज़ में बोलते हैं कि जब भी मैं उठता था सुबह, आई यूज टू बिलीव दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट। और वो अपने बॉडी के हर कण से वो चीज़ को महसूस करते थे। आपको ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है, आपको ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना है, यू हैव टू बिलीव दिस थिंग। और ये आपको अंदर से एकदम महसूस करनी है प्रॉपरली कि यार मैं नहीं तो कौन करेगा, मैं बेस्ट लेकर आऊँगा, मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ दूँगा, मैं सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आऊँगा। और ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो मेरा दावा है खुद से, जो मेरा प्रॉमिस है खुद से, ये मेरे जो ये दावा ही मेरा हार्डवर्क इस चीज़ को बैक करता है। आई नो माई स्टफ, आई नो द पैटर्न, आई नो दिस एग्जामिनेशन, आई नो अदर पीपल। मेरे को पता है कहाँ पर वो लैग करते हैं, मेरे को पता है कहाँ पर वो आलस में आते हैं, मेरे को पता है क्योंकि वो सारी सिचुएशन मेरे साथ भी आती है। जब भी मैं थकता हूँ, जब भी मैं रुकता हूँ, बाकी सारे भी रुकते हैं, बट उसके बाद मैं फिर शुरू करता हूँ, पर बहुत लोग नहीं करते हैं। आपकी इंस्पिरेशन, आपके पेरेंट्स आपके सामने, आपके स्थिति, वो सब है ऑब्वियसली, बट किस टाइप का आप कंटेंट कंज्यूम करते हो अपने फ्री टाइम में, किस टाइप का आप म्यूज़िक कंज्यूम करते हो, किस टाइप की आप बातें सुनते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। प्लीज़ डोंट लिसन टू एनी वन हु इज़ ट्राइंग टू डिमीन यू, हु इज़ ट्राइंग टू शो कि यार आप अभी कितना पीछे हो, आप कुछ नहीं हो। मैं कह रहा हूँ यार आपसे बेहतर कोई नहीं है। अगर आप इस एग्ज़ाम में अभी मॉक टेस्ट में 150 ला रहे हो ना, आप चैम्पियन हो। आप 100 में से 90 लोगों से ऑलरेडी आगे हो, आपको 99 लोगों से आगे आना है और आपको 100 में से पहले नंबर पर आना है। एंड आई नो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इनमें से एक बंदा मेरी बात सुन रहा होगा और वो बंदा 2025 में AIR 1 लेकर आएगा। और वो जेन्युइनली जितने भी लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे उसमें से वो बेस्ट निकल कर आएगा। एंड आई नो दैट थिंग, क्योंकि मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ कि यार आप में से वो बंदा कोई बैठा है सीक्रेटली जो अपना काम करे जा रहा है और उसको ये बिलीव है कि भाई आई एम द बेस्ट एंड आई विल डू द बेस्ट। सो बाय सेइंग दिस आई जस्ट वांट टू कंक्लूड कि यार लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ एडवर्सिटीज़, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियाँ इस दुनिया में, बट इफ़ यू आर ब्लेस्ड कि आपको चांस मिल रहा है एग्ज़ाम देने का, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी लग्जरी है, बहुत लोगों को शायद ये भी नहीं मिलती। तो प्लीज़ डू कंसिडर दिस थिंग, बी ग्रेटफुल फॉर इट एंड नॉट फॉर यू, नॉट फॉर एनी वन। प्लीज़ जब जिस दिन एग्ज़ाम में पेपर देने जाओ ना, किसी के बारे में मत सोचो, जस्ट एन्जॉय दैट डे, जस्ट गिव इट योर बेस्ट, दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने CGL CPO और CHSL के इंग्लिश के सेक्शनल दिए हैं, जो मैंने वो वीडियो भी बनाई थी। तो आगे जिस तरीके से भी मेरे को वीडियोस के वो चीज़ें रहेंगी जो कि आपको हेल्पफुल हो सकती है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, दैट आई विल डेफिनेटली ब्रिंग। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए और अपना माइंडसेट जो है वो एकदम टॉप पे रखिए। थैंक यू।